हालांकि उन्होंने अपना तारुफ करवाया है पूरा, लेकिन मिर्जा साहब के हवाले से वो खामोश थे, यानी खामोश नहीं थे, ये खामोश इस हवाले से उन्होंने कहा ये मैं आपको लिख कर ला दूंगा, ले आऊंगा। बाकी जो चीज़ें थी दो तीन जो मुझे मेन लगी हैं, एक तो मुझे मेरी इंफॉर्मेशन में ये भी इजाफा हुआ है कि ज़ंदीक जो है ये भी दो किस्म के होते हैं। ज़ंदीक भी एक किस्म का नहीं होता, मुर्तद, सॉरी मुर्तद। अशारे इस्लामी में ऐसा होता है कि दो किस्म के नहीं होते। एक मिनट जी, कोई भी तरह इस्लाह काफिर मुर्तद ज़ंदीक इन सब में से सारे इस्लाम में से मुझे बता दें कोई भी उन्होंने कहा कि ये एक किस्म का होता है। अभी तो काफिर की बात हुई है, वो भी उन्होंने कहा दो किस्म के हैं। दायरा इस्लाम की बात हुई है, उन्होंने कहा दो किस्म के हैं। काफिर आपको मुसलमान की तारीफ उन्होंने कहा उनका मुसलमान की तारीफ भी दो किस्म की है। मुर्तद भी दो किस्म का है। अभी तक तो ये बातें ही पता चली। तो मैं अगली बात इसलिए नहीं करता कि जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने खुद पढ़ा है, तो उस पर इसलिए मैं रिलाई करता हूँ क्योंकि मैंने खुद पढ़ा होता है। जी, वो सही अफसर जब आप पूरी कार्रवाई कर लेंगे ना फिर सही बात होगी। हाँ, ये अंसारी भाई कोई पढ़ना चाह रहे थे, उनको जरा मौका दें, वो कोई हवाला लगाना चाह रहे थे, लगाएं भाई, पढ़े। जी अजीत भाई क्या पढ़ना चाहते थे? ये अंसारी भाई कुछ पढ़ना चाह रहे थे, हवाला लगाना चाह रहे थे, वो लगाएं भाई। जितनी भी बहस हम करें बैठ के यहाँ पे किताबों पे, लेक्चर्स पे, या उसकी जो भी हम तवील या जो भी हम दलील उसकी देते हैं, मेरा ख्याल है कि ना तो वो सवाल हम ज्यादा इस हवाले से पूछ सकते हैं कि वो कितने मजबूत है, और ना उसका जवाब जो है वो अगला मुखालिफ इतना मतलब इतना जबरदस्ती काट छांट कर शाया हुई। रियल असेंटिव भाई इसका कोई प्रूफ दे दें कि काट छांट कर शाया हुई है ये कार्रवाई, और ये मेरा आपको चैलेंज है कि आप इसका कोई प्रूफ दें या आप इसको कहीं पे चैलेंज करें कि ये असेंबली की कार्रवाई जो है ये काट छांट कर शाया है। आप ये वो बातें करते हैं सिर्फ अवाम को वर्गलाने के लिए कि चूंकि आपने खुद भी नहीं पढ़ी, मुझे पता है आपने नहीं पढ़ी है कार्रवाई, मुझे पता है, आपने कहीं अपने जमात किसी लिटरेचर में ये लफ्ज पढ़ लिया होगा या किसी बुजुर्ग से सुन लिया होगा
تو آپ ہی کا یہ موقف بن گیا کہ جی کاٹ چاٹ کر اگر کوئی ہے پروف تو ثابت کریں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ اس کاروائی میں کوئی ایک بات بھی انہوں نے نہیں چھوڑی جو نہ کرنے والی ہو، اور کوئی ایک بات بھی نہیں انہوں نے چھوڑی کہ جو کہیں سے کاٹی ہو. ایون تو انہوں نے جب وہ ڈیلیگیشن جو ہے وہ چیمبر سے وہ چھوڑتا ہے، چیمبر سے چلا جاتا ہے، تب بھی انہوں نے جو بعد کی گفتگو ہے وہ بھی انہوں نے وہاں پہ لکھی ہوئی مکمل. جی میرے پاس موجود بھی ہے اور ہم اس کو ڈیلی بیس پہ پڑھ رہے ہیں یہاں پہ اپنی ادھر. اور میرے پاس آفیشیل ہے، میرے پاس وہ اللہ وسایا صاحب والی بھی نہیں ہے. میرے پاس وہ کاروائی ہے جو گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. جو وہ لڑکا گیا تھا تو جب اس نے ریکویسٹ کی تھی عدالت میں گیا تھا، بلکہ اس نے کہا تھا کہ یہ مجھے چاہیے، تو اس کو پھر وہ پبلش کی گئی تھی. فہمیدہ مرزا صاحب نے غالباً کیا تھا اس کو پبلک. تو یہ بات نہیں ہے. آپ کے کوئی کسی بندے نے اگر آفیشیلی آ کے اس کو چیلنج کیا ہو گورنمنٹ لیول پہ یا انٹرنیشنل کسی فورم پہ، تو آپ بتا دیں کہ یہ چیلنج ہوئی ہے. آپ نے کبھی بھی نہیں کیا. اور حکومت جو ہوتی ہے یا کوئی انٹرنیشنل فورم ہے، وہ جب تب تک حرکت میں نہیں آتا جب تک آپ کہیں ان کے پاس نہ جائیں. آپ گھر پہ بیٹھ کے جو مرضی کرتے رہے، کسی کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کیا بات کر رہے ہیں. پہلا صفحہ جو ہے وہ 5 اگست کا ہے 1974 اور منڈے کا دن ہے. جی بتائیں کیا پرابلم ہے اس میں. اوپر آ جائیں آپ ریال سمجھے بھائی، اوپر آ جائیں، اوپر آ جائیں، کوئی بات نہیں. بس کرنے کے بجائے نا. جی بھائی کیسے ہیں؟ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی سر آپ نے آج تو میرے ساتھ سامنے نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں، یہ کاروائی جی جی کون سا آپ کے پاس اوریجنل ہے یا آپ کے پاس اپنی جماعت کی جو لکھی ہوئی ہے وہ ہے؟ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہی بات بتانے لگا ہوں. نہیں 1 سیکنڈ چلے آپ کر لیں. میری بات سننے دیں، آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا. لیکن جب یہ پبلش ہوئی تھی نا، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ سے یاد نہیں ہے. یہ ایک وکیل تھے لاہور میں جنہوں نے عدالت میں دعویٰ دائر کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دعویٰ دائر کرتے، اس وقت اسمبلی کی جو اسپیکر تھی فہمیدہ مرزا، انہوں نے اسے جاری کرنے کا آرڈر دے دیا، اور ساتھ کچھ لاکھ روپے، مجھے اب یاد نہیں، 5 یا 25 لاکھ روپے تھے، اسے 25 کا پبلش کرنے کے لیے. تو کسی اور وکیل تھے، انہوں نے اس کی کاپی لے کے اس کا PDF بنا کے تو گوگل ڈرائیو پہ مجھے بھی بھیج دی. یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ پبلش ہوئی. یہ مجھے نہیں پتا انہوں نے مجھے کیوں بھیجی، کیونکہ میں فیس بک پہ کافی لوگوں سے بات کرتا، شاید اس تب میں نے پڑھنی شروع کی. اور جہاں پہ آ کے پیرزادہ صاحب نے، اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں کہاں سے صفحہ ہے، وہ 2000 کچھ صفحہ ہے، پیرزادہ صاحب نے آ کے کنکلوڈنگ ہوتا ہے نا، کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے کسی چیز کو، تو آ کے دوبارہ وہ قراردادیں، جو 2 قراردادیں تھیں، وہ پیش کی وہاں پہ آ کے وہاں. اور اس کے کچھ صفحے بعد تک میں پڑھ سکا، اس کے بعد کی میں نے نہیں پڑھی. نہیں سن لیں آپ کہہ رہے ہیں کہ 2000 صفحہ گزر گیا، کاروائی ہو رہی ہے، اس کے بعد قرارداد پیش کی گئی، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جب آپ وہاں پہنچیں گے نا، آپ دیکھیں گے پیرزادہ صاحب، ہاں جی، اس وقت وہ کون پیش سی کی کس چیز کی قرارداد پیش کی گئی وہاں پہ؟ دیکھیں نا، اگر آپ 2 قراردادیں تھیں، ایک حکومت کی طرف سے، ایک آپ کو پتا ہے آپ کس مہینے کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو پتا ہے مجھے اس وقت پوری ڈیٹس یاد نہیں. جب آپ پڑھ رہے ہیں نا آج کل، آپ میں صرف پڑھ ہی نہیں رہا. ایک تو ہوتا ہے پڑھنا، ایک ہوتا ہے اس کے بارے میں جو اصل انفارمیشن ہے وہ لینا، حاصل کرنا. کیونکہ مجھے جماعت جب میں نے شروع کی تھی پڑھنی،
اور میں اکیلا نہیں پڑھتا، میرے ساتھ آپ کی ہی جماعت کی ایک خاتون ہوتی ہیں کیونکہ وہ خود پڑھ رہی ہیں، وہ مرزا ناصر صاحب کے ساری بات وہ کرتی ہیں اور میں صرف رجیہ بختیار صاحب کی طرح سوال کرتا ہوں جو انہوں نے سوال کیے تو میں نے سنا ہے آپ کا تھوڑا اور اسی لیے میں نے کسی غیر احمدی کو مرزا ناصر صاحب کا رول پلے نہیں کرنے دیا، حالانکہ میرے پاس سارے بھائی بھی موجود ہے کہ کوئی ایسی باعث نس جو ہے نا وہ نظر نہ آئے کہ یہ بندہ سائڈ مار رہا ہے، یہ تذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا کوئی اس طرح کا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، سب کچھ لکھا ہوا موجود ہے، جو بھی چیک کرنا چاہتے ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں، اس کی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں جب آپ پہنچیں گے نا اس جگہ پہ تو آپ کو وہ مل جائے گا. میرے پاس اس وقت ہے تو صحیح، لیکن میرے پاس وقت نہیں کہ میں وہ سارا وہ تلاش کر کے دیکھ سکوں، کیونکہ بہت لمبی کاروائی ہے. آپ کے پاس کون سی کاروائی ہے، کہاں سے پبلش ہوئی ہے؟ یہ میں نے بتایا نا اوریجنل. اوریجنل تو میرے پاس بھی ہے اوریجنل، لیکن میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کون سی والی ہے، یعنی وہ بلو، جس کا بلو کور نہیں ہے. بلو کور تو ہے لیکن کوئی کاپی بھی کر سکتا ہے اس کور کو. ہاں جی، ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے نا ابھی جو کاروائی میرے پاس ہے یہ نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پہ کام پر اویلیبل ہے. ٹھیک ہے، آپ نے نیشنل اسمبلی کی ویب جی سائٹ جی ساری؟ جی 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 جی. ٹھیک ہے، تو پھر وہی ہے میرے پاس 2013 لیکن سوال یہ ہے، سوال یہ ہے کہ یہ ریزولوشن جو آپ کہہ رہے ہیں جو قرارداد پیش کی گئی ہے، یہ قرارداد تو پیش ہو چکی ہے جون جولائی میں، تو بعد میں کون سی ریزولوشن پیش کی جا رہی ہے؟ آپ میرا خیال ہے غلطی کر رہے ہیں. آپ وہ محضر نامہ بات سنیں، آپ میری بات سمجھے نہیں. جب آپ 2000 کچھ پیج پہ پہنچیں گے نا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ریزولوشن پہلے پیش نہیں کیا گیا، میں یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ میں آپ کو ایک ایویڈنس دے سکتا ہوں کہ جس میں یہ بتایا یہ ہے کہ جو اس اسمبلی میں آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ پہلے یہ ریزولوشن پیش کیا گیا تھا اسمبلی کے سامنے. یہ دونوں قراردادیں جو تھیں. لیکن میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں ریزولوشن تو کئی قسم کے پیش کیے گئے تھے مسلمانوں کے علماء کی طرف سے یا وہ جو الیکٹڈ ممبرز تھے ان کی طرف سے، وہ تو جون جولائی میں پیش کر دیے گئے تھے. پیشان احمد رانی صاحب والے جو ہیں ان کا بھی وہ مشہور ہے کہ ان کا جو قرارداد تھے اس کے اوپر متفق ہوا گیا سب کی طرف سے. تو یہ 1500 جو صفحہ آتا ہے نا، یہاں پہ 1500 صفحہ ہے، اتنی کہ میں انفارمیشن ساتھ ساتھ رکھ رہا ہوں. 1500 ساڑھے 1500 تک مرزا ناصر صاحب کی بات جو ہے یا ان کے ساتھ ڈسکشن ختم ہو جاتی ہے. ختم ہو جائے گی نا، جب اس ختم ہو جائے گی پھر لاہوریوں کی باری آتی ہے، پھر لاہوریوں کی باری آتی ہے اور اینڈ میں مسلمانوں کی باری آتی ہے. مجھے بات کرنے دیں، میں آپ کو ڈینائی نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ ساری لاہوریوں کی اور دوسری ساری کاروائی ختم ہو جائے گی نا، پھر ایک دن آئے گا جس میں شریف الدین پیرزادہ اس کمیٹی کے سامنے آئیں گے اور وہ جو 2 ریزولوشنز ہیں نا، ایک اس میں بتائیں گے کہ ایک گورنمنٹ کی طرف سے ہے اور ایک اپوزیشن کی طرف سے ہے، وہ دوبارہ پیش کریں گے وہاں. اچھا، یہ اتنی بات ہے. اسے آپ نہیں وہ کیا ریزولوشن جو پہلے ہی پیش ہو چکی ہے؟ ہاں جی، وہ پہلے پیش ہوئی. اچھا، مجھے نہیں پتا، لیکن اگر وہ دوبارہ بھی پیش کی جائے تو اسے کیا فرق پڑے گا؟ یعنی آپ کا کیا؟ میں آپ کو کچھ فرق کی نہیں بات کر رہا، میں آپ کو کوئی فرق کی، میرا جہاں تک ناقص علم ہے جو کہ آپ نے پڑھی ہوئی ہے اور میں نے نہیں پڑھی ہوئی، تو آپ کی بات زیادہ اوتھینٹک ہو سکتی ہے مجھ سے. اتھینٹک نہیں، یہ میری بات کو سمجھے. میں نے آپ کو صرف یہ اس لیے بتایا تھا کہ میں نے وہاں تک یہ پڑھی ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہے مجھے پڑھنے کا موقع لگے گا، میرے پاس موقع کتنے پیجز کی ہے آپ کے پاس جو کاروائی؟ 3100 کچھ پیجز کی ہے. ہاں ہے تو اتنے ہی، اوریجنل جو ہے وہ اتنے ہی ہے. یہ بات ٹھیک ہے. آپ جائیں نا archive.org میں تو ساری کاروائی وہاں اب بھی موجود ہے. ہاں وہ بالکل موجود ہے. میں نے جی میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں آگے بس 5 اگست کا پہلا سفر. جی کیا یہ 5 اگست کو یہ کاروائی شروع ہوئی تھی؟ نہیں، 5 اگست کو نہیں ہوئی تھی. یہ کام چل رہا تھا جون جولائی سے. ایک بات سنو، 5 اگست سے پہلے جو کاروائی تھی وہ 5 اگست سے پہلے کاروائی ہوئی نہیں. میرا بات صاحب تو 5 اگست کو ہی آئے ہیں. جی بالکل نہیں. ایسا کریں، آپ بتا دیں، آپ یوٹیوب پہ جائیں، وہاں پہ
मुफ्ती महबूब साहब जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे उस वक्त, उनका एक बयान है, मेरी बात पे ना जाए, ठीक है, उनका एक बयान है, वो बयान सुन लें। उसमें वो कहते हैं कि हमने जमात अहमदिया के साथ, हाँ जी, कुछ नहीं बेटा, आपसे नहीं करना। अच्छा, उसमें वो बताते हैं कि हमने जमात अहमदिया के जो नुमाइंदे थे, वो खुद तो नहीं, आप वैसे मैं कहता हूँ, नहीं, आप हमने उन्हें बुलाया और उन्होंने अपने 200 सफ़हात का पूरा बयान पढ़कर सुनाया वहाँ पे, महजरनामा। हाँ जी, हाँ ठीक है, वो इस कार्रवाई में शामिल है। हाँ बिल्कुल है। कहाँ पे? आपको पता है कार्रवाई शुरू ही महजरनामे से हो रही है। ये जो 1500, मैं बता देता हूँ, आप ये कह रहे, बिल्कुल मैं बताता हूँ, जो आप कह रहे हैं ना कि इससे पहले तो मिर्जा नाता साहब का तो कोई रोल ही नहीं था। जो जून जुलाई में कार्रवाई जब ये शुरू हुआ है, जब ये रेजोल्यूशन करारदादें पेश हुई हैं अवाम में, सॉरी असेंबली में, सॉरी, तो तब तो ये था कि जो उलमा है जो असेंबली के अंदर शामिल है, चाहे मंदरानी साहब हो गए या दूसरे मुफ्ती महमूद साहब हो गए, इन्होंने आपके नजरियात और कायदे पढ़ने थे और फिर उसके ऊपर फैसला होना था। लेकिन मिर्जा नासिर साहब ने कहा कि हमें भी मौका दिया जाए अपनी बात रखने का, तो फिर तब उसको फिर सेट किया गया पूरा प्रॉपर, और फिर उसके जो नंबर या कमेटी किस तरह, आपको पता है गवर्नमेंट में इस तरह टाइम लगता है चीज़ों का, आज भी अगर हम देखें तो फिर वो गए हैं आपके जमात के जो मिर्जा नासिर साहब हैं, जो खलीफा साहब हैं, और उनकी वफद उनके साथ गया है, जो डेलीगेशन उनका साथ जितना भी था। और फिर ये अगस्त से, जहां से मैं पढ़ता हूँ वहां से, तो ओथ लेकर मिर्जा नासिर साहब से, तो वहां से कार्रवाई शुरू होती है, और उसमें आपके महजरनामे का बिल्कुल जिक्र जगह जगह पे, बल्कि ये है ही महजरनामे पे सारी बात। आपने जो फतवे पढ़े, आपने जवाब दे दिया मुझे, मैं समझ गया। ये आपने फिक्र इस्तेमाल किया है, ये है ही आपके महजरनामे पे सारी बात। बिल्कुल बिल्कुल, वो महजरनामा इस असेंबली की आपका अटैच, हाँ जी, हाँ जी, तीनों महजरनामे अटैच नहीं है, तीनों महजरनामे। मेरी बात सुनो, आप ये देखें, आप ये ना करें, आप ये बताया करें लोगों को कि महजरनामा एक नहीं 3 थे, वो नहीं बताते आप लोगों को। ये फिर ये मेरा ख्याल जाती है, एक आपका था, एक लाहौरियों का था, और एक जो मुसलमानों की तरफ से इस साइड पे 3 थे, एक नहीं था। देखिए ना, मैं जो बात करूंगा ना वो मैं अपनी बात करूंगा, मैं लाहौरियों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं उन्हें नहीं कर रहा। नहीं, असूल तो एक होगा ना। जरा खामोशी से मेरी बात सुने। ठीक है, जी जी। सप्लाई ऑफ द कॉपीज टू द क्रॉस ऑफ द क्रॉस एग्जामिनेशन, ये आपको पेज नंबर 55 56 से जो है ना वो आगे मिलेगा। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। इनको नीचे सोनी भाई बैठे, सोनी भाई 55 पेजेस के ऊपर जो क्रॉस एग्जामिनेशन की जो कॉपी है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद है, तो आप वहाँ पर जाएंगे। जी जी, ये रियल आसान थे भाई, आप करें। हाँ मेरी बात सुने, असेंबली की कार्रवाई 5 अगस्त को नहीं शुरू हुई थी। इससे पहले जमात को इनवाइट किया गया था कि वो आके अपना केस प्रेजेंट करें। उसके बारे में मुफ्ती महमूद साहब का बयान यूट्यूब पे मौजूद है, जिसमें वो कहते हैं कि इन्हें बुलाया गया और इन्होंने 200 सफ़े का अपना पूरा बयान पढ़ के सुनाया वहाँ। अब ये कार्रवाई का हिस्सा था। उसके बाद कार्रवाई को एडजर्न कर दिया गया 2 या 3 हफ्ते के लिए। उसके बाद फिर ये 5 अगस्त की कार्रवाई शुरू। 1 सेकंड, मेरा यहाँ पे एक सवाल है आपसे। आप जो कह रहे हैं कि महजरनामा पढ़ा गया, तो जब ये महजरनामा पढ़ा गया तो आपकी वफद, आपके मिर्जा नासिर साहब वहाँ पे मौजूद थे? उन्होंने खुद पढ़ा। उन्होंने खुद पढ़ा? किस डेट को पढ़ा? मैं समझा नहीं, क्या कहा? किस डेट को पढ़ा उन्होंने महजरनामा, या किस डेट मेरे ज़हन में सिर्फ डेट्स नहीं है। आपके पास इसका कोई एविडेंस प्रूफ कोई है, डॉक्यूमेंटेड या किसी तरह का? मैंने कहा, इसलिए मैं आपको कहा कि मैं मुफ्ती महबूब साहब का वो बयान सुन लें। मैं ढूंढ के ना अभी यहाँ नीचे लिंक लगा दूंगा। मैं आपको एक बात यकीन से कर दूं, सिर्फ एक ऑब्जेक्शन आपका हो सकता है, सिर्फ एक, वो ये कि इसको अटैच क्यों नहीं किया गया, और उसका जवाब ये है कि अटैच तीनों महजरनामे नहीं किए गए।
باقی رہی بات کہ محضر نامے کا کوئی حصہ ہے جو ڈسکس نہیں ہوا اسمبلی کی کاروائی میں، تو اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارا محضر نامے میں یہ چیز تھی، یہ آپ نے ڈسکس کیوں نہیں کی. اوکے دیٹس فائن. لیکن اس کے علاوہ کوئی جواز جماعت کے پاس نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، آپ کے مرزا ناصر صاحب سے سوال و جواب ہوئے ہی 5 اگست کو ہے، اس سے پہلے تو کوئی سوال جواب نہیں ان سے ہوا. جی آپ کریں بات. جب یعنی ایک تو ہوگی نا مدعی، اور ایک ہے جن کے خلاف وہ یعنی مجھے ٹرمز کا نہیں پتا نا کیا کوئی گیا. بات نہیں، کوئی بات نہیں، مجھے بھی اتنا کوئی نہیں پتا. اس کا جو بیان ہوتا ہے وہ مقدمے کا حصہ ہوتا ہے. اگر انہوں نے 200 صفحے کا اپنا معذر نامہ کیا تھا، اب میں آپ کو بتا دوں کہ میرا بھی تھوڑا سا اس میں حصہ ہے. جو کہتے ہیں نا انگلی کٹا کے شہیدوں میں، اسمبلی کی کاروائی جو آپ کی شروع ہونے سے پہلے اس معذر نامے کی 360 یا کچھ جتنے اسمبلی کے ممبر تھے اس سے زیادہ کاپیاں تیار کی گئی تھی ربا میں. انہیں جو بکسوں میں پیک کیا گیا تھا نا، اس میں بھی شامل تھا. میں چھوٹا تھا اس وقت. ٹھیک ہے، اسمبلی کے ہر بندے کو کاروائی شروع ہونے سے پہلے وہ معذر نامہ کی کاپی دی گئی تھی، بلو کلر کی، اور بڑی اچھی خوبصورت جلد تھی. اس کے اوپر لکھا ہوا تھا معذر نامہ. ٹھیک ہے، اور وہ معذر نامہ ہمارے ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. اگر تو آپ کہتے ہیں کہ یہ پوری کاروائی اسمبلی کی ہے، تو پھر جس کے خلاف بات کی گئی ہے اس کا بیان بھی بیچ میں شامل ہونا چاہیے. جب آپ پڑھ رہے ہیں تو اسی ترتیب سے پڑھیں، جو پہلے پڑھا گیا وہ پہلے پڑھیں، اس کے بعد پھر بعد میں یہ ڈسکشن کریں. پھر آپ کو سمجھ آئے گی. دیکھیں ریئل بھائی، یہ بات آپ کی، دیکھیں آپ خود کہہ رہی ہیں، جو کہ میرے بھی علم میں پہلے سے تھا. ایک منٹ پر جی، آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جو محضر نامہ ہے وہ آپ کی ویب سائٹ پہ آج بھی اویلیبل ہے. قریباً 300-400 صفحے کا تو ہوگا، تقریباً 200 صفحے 200 صفحے کا. اگر ہم اسمبلی، کتاب میرے پاس کتاب بھی ہے، وہ آدھی انچ موٹی کتاب بنتی ہے. ٹھیک ہے، ناول کا جو سائز ہوتا ہے نا پیپر کا، اس جی سائز جی چھپا ہوا ہے، اور کوئی آدھا انچ موٹی کتاب ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں کہ کیا اگر کوئی بندہ یہ کہے آج کے دور میں کہ اسمبلی میں محضر نامے کی یہ بات ہے جو ڈسکس نہیں ہوئی، تو کیا اس کو ہم کراس چیک کر سکتے ہیں آج؟ ہاں جی، ضرور کر سکتے ہیں. آپ اگر اوریجنل پڑھیں گے، اوریجنل پڑھیں گے تو پھر آپ کراس چیک کریں گے نا. نہیں، میرا یہ نہیں ہے، آپ نے بیان دیا ہے، آپ نے ابھی کہا ہے کہ اس معذر نامے کی ہر بات کو اسمبلی کی کاروائی میں کراس ایگزامن کیا گیا یا ڈسکس کیا گیا. یہی کہا ہے نا آپ نے. بالکل. لیکن اگر آپ نے اوریجنل پڑھائی نہیں تو آپ کو کیسے پتا کہ وہ ساری باتیں ڈسکس ہوئی ہیں وہاں پہ؟ میں آپ کو اب دیکھیں، میں جو محضر نامہ ہے نا وہ یہاں پہ آن لائن نہیں پڑھتا. آن لائن ہم صرف لائیو پہ صرف وہ پڑھتے ہیں جو اسمبلی کی اوریجنل کاروائی ہے، جو یحییٰ اختیار اور مرزا ناصر احمد صاحب نے فیس ٹو فیس ایک دوسرے سے بات کی ہے. محضر نامہ اگر آپ کہیں مجھے کہ پہلے محضر نامہ آپ تینوں پڑھیں، تو لاہوریوں کا بھی پڑھنا پڑے گا، علماء کا بھی پڑھنا پڑے گا، اور ان کا بھی، آپ کے جو کیا نام ہے ان کا، مرزا ناصر احمد صاحب، ان کا بھی مجھے پڑھنا. وہ میں خود پڑھ لیتا ہوں، مطلب آف لائن جب میں ہوتا ہوں تو وہ میں خود پڑھ لیتا ہوں. اور ابھی تک چونکہ مکمل ابھی تو ہم دوسرے دن کے 2 سیشن پہ پہنچے ہیں نا. ابھی پہلا دن کمپلیٹ ہوا تھا، اس کے بعد دوسرے دن کے 2 سیشن جو ہوئے ہیں وہ اس پہ پہنچے ہیں. ابھی دوسرے دن کے دوسرے 2 سیشن جو ہے وہ رہتے ہیں، کیونکہ ایک دن میں 4 سیشن ہو رہے تھے. ٹھیک ہے، وقفے کے ساتھ کی لینتھ ہی ہے، بندہ بور نہ ہو جائے یا کوئی کسی قسم کا بندہ تھک نہ جائے. تو یہ ہے بات. باقی انشاءاللہ آپ بھی پڑھیں اس کو، اور اگر کوئی بات رہتی ہے اس محضر نامے کی جو اسمبلی کی، یہ تو تب یہ پتہ لگ سکے گا ریئل سامنے بھائی. یہ میرا بھی اپنا حسن ظن ہے، آپ کا بھی اپنا ایک آرگومنٹ ہے اس پہ کہ مکمل نئی بات کو اس کی محضر نامے کی ڈسکس ہوئی. تو یہ تو جب مکمل پڑھا جائے گا 1500-1600 1500-1550 صفحہ، تو یہ تو تب ہم چیک کر سکتے ہیں کہ ہاں بھی یہاں پہ کون کون سی بات رہ گئی ہے جو محضر نامے میں نہیں. تو یہ ہم کراس چیک تب کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے دونوں پڑھنے ضروری ہے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، میں اس سے ایگری کرتا ہوں.
हाँ जी, तो इसके अलावा मेरा आपको मशवरा है, और मेरे ख्याल में मैं गलत बात नहीं कह रहा, कि जो चीज पहले है उसे पहले पढ़ें। देखिए मैं केस पढ़ रहा हूँ, जो केस है ठीक है, लेकिन केस का वो हिस्सा है, केस का वो हिस्सा है, लेकिन वो केस के अंदर ही सारा कुछ डिस्कस हो गया है, वो सारे सवाल केस के अंदर। ये मशवरा आपको राजा जावेद साहब ने दिया, मेरे साथ भी एक दफा उनकी बात हुई थी। मैंने कहा देखिए, उन्होंने भी कहा था कि मैंने कहा मुकम्मल नहीं है वो माजरनामा, वो मानते हैं कि माजरनामा था, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि उसकी जरूरत नहीं थी पेश करने। उनकी ये आर्गूमेंट जो उन्होंने मुझे दी थी, क्योंकि वो कार्रवाई के अंदर आ गया। जी जी, देखिए अगर ये आपके साथ रियल असेंबली भाई ज्यादती करनी होती तो दूसरे दो माजरनामे जो अटैच होते हैं असेंबली की कार्रवाई के साथ, वो भी नहीं है, क्योंकि वो भी डिस्कस हो गया है, क्योंकि वो भी डिस्कस हो चुकी है। नहीं, बात सुने, मेरी बात सुने, जब असूल जो है दुनिया का, राजा जावेद साहब तो यहाँ तक भी कहते हैं कि मुद्दई जो है वो मुंसिफ भी हो सकता है, ठीक है, ये उनकी कई बात है। आपने आज पढ़ा ना जतोई साहब का बयान, पढ़ा ना आज आपने? जतोई साहब का कौन सा बयान, जरा थोड़ा सा आज आपने पढ़ा था जतोई साहब का बयान। उन्होंने कहा कि मुझे तो आज कल पता लगा है कि हमने ही फैसला करना है इस पे, हमें तो इस बात का इल्म ही नहीं है कि मजहब के में क्या चीज होती है, इस तरह की कुछ बातें की नहीं। उन्होंने कहा था कि हम कैसे फतवा दे सकते हैं, तो चेयरमैन ने कहा था आपने फतवा नहीं देना, आपने फतवा देना आपका काम नहीं है। हाँ, आपने फैसला तो देना, फैसला भी उन्होंने नहीं देना। फैसला वो सिर्फ वो अकेले फैसला कैसे दे सकते हैं जबकि ये सारी बात जानी थी असेंबली में और वहां पे इसके ऊपर वोटिंग होनी थी, तो ये अकेले जतोई साहब की बात का क्या वैल्यू रखती है बात? जतोई साहब की वैल्यू इसलिए बात रखती है कि हम ही मुद्दई और हम ही मुंसिफ भी होंगे। नहीं, जतोई साहब कैसे मुद्दई है इस बात में? मैं आपसे मुद्दई तो इसमें वो उलमा है जिन्होंने, सुन ले, मुद्दई तो वो उलमा है जिन्होंने सवाल भी नहीं किया। अगर तो मुद्दई वो उलमा होते जो मुनाजरा कर रहे, मुनाजरा तो हुआ नहीं, जो अटॉर्नी जनरल है वो सवाल कर रहा है, उसको सवाल स्टीयरिंग कमेटी दे रही है छांट के कि ये सवाल करना है, ये फजूल है, इसको छोड़ दे, इसकी जरूरत नहीं है। और स्टीयरिंग कमेटी से जो दो बंदे हैं, अजीज भट्टी साहब और एक दूसरे हैं, वो लेके जा रहे हैं, तो इसमें तो आपस में तो कोई बात हो ही नहीं रही, फेस टू फेस कोई मुनाजरा तो हो नहीं रहा, सवाल किए जा रहे हैं और जरा भी कोई नहीं हो रही उसके, सॉरी उसके ऊपर कोई मुनाजरा भी नहीं हो रहा। ये इतनी सी बात है। अच्छा, मैं भारत आपसे बहस नहीं कर रहा, जी, मैं सिर्फ आपको मशवरा दे रहा हूँ जी, कि आप बेशक प्राइवेटली अपना बहुत शुक्रिया, मैजरनामा पढ़े, नंबर 1। नंबर 2, जब आप कार्रवाई में आगे जाते जाएंगे ना, एक मौका आएगा कि अटॉर्नी जनरल साहब अपना हाथ खींच लेंगे, किस बात कि अब जो सवालात हैं वो मजहबी किस्म के हैं, तो मैं इस काबिल नहीं, क्योंकि ये एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, मैं अपनी याद से मैंने 13 साल पहले पढ़ी कार्रवाई। उसके बाद एक है जफर अंसारी साहब, जी बिल्कुल, मौलाना जफर अंसारी साहब, वो फिर सवालात शुरू करते हैं, ठीक है। नहीं, कौन हाथ खींच लेता है? अटॉर्नी जनरल पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वो यानी वो ये कहते हैं कि अगले जो सवालात आ रहे हैं वो मजहबी रंग में है, यानी कुरान करीम और इस किस्म की बातें आएंगी बीच में, उसके लिए मेरी दस्तरस नहीं है, इसलिए जफर अंसारी साहब वो सवालात करेंगे। तो फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल साहब हट जाते हैं और जफर अंसारी साहब वो सवालात शुरू करते हैं, ठीक है, और आखिर तक फिर वो उन्हीं के सवालात चलते रहते हैं। आप ये कह रहे हैं कि मिर्जा नासिर अहमद साहब से जब अटॉर्नी जनरल बात करे तो इसी दौरान एक टाइम ऐसा आता है कि जब कुरान पे बात हो रही होती है, ग्रामर की बात होगी लाजमी, अगर आपकी बात को लिया जाए तो वहाँ पे ग्रामर की कोई बात नहीं हुई, तो अगर नहीं हुई तो फिर तो वो तो अटॉर्नी जनरल ऑलरेडी सवाल मजहबी ही कर रहे हैं। ये जो जब आप पहुंचेंगे तो आप देख लेंगे। ठीक, मैं इंशाल्लाह पहुंचते जाए, आपको पहुंचेगा। जफर अंसारी साहब है और मेरे ख्याल पहला सवाल उनका ये था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, कि आपने कुरान में मानवी तारीफ की है। अच्छा, ठीक। हाँ जी, उसके बाद वो तो अब वहाँ पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह, तो जरूर। हाँ जी, फिर देखें, ये मुझे याद है। और उसके बाद से मिर्जा नासिर अहमद साहब रहमतुल्लाह ने
6 असूल कुरान करीम की तफसीर और तर्जमे के बताए गए। ठीक उसके बाद फिर दोबारा इस पे सवाल नहीं हुआ इस पे। ठीक बहरहाल आप पहुंचे ये काफी। और एक और बात बता दें, जब आप सारी कार्रवाई पढ़े ना तो फिर आप रेजोल्यूशन आपने पढ़े हैं कि क्या रेजोल्यूशन पेश हुए थे, आपने पढ़े हैं? कि जो उनके क्या नाम है, जो करारदाद थी ना, गवर्नमेंट की करारदाद थी और अपोजिशन की करारदाद थी, आपने पढ़ी है करारदादें? नहीं मैंने वो नहीं पढ़ी। वो नहीं पढ़ी थी, क्यों उन्होंने वो भी शामिल नहीं की। नहीं वो तो अवेलेबल है अभी भी, वो भी जब आप आगे जाएंगे ना, जब कार्रवाई वो भी पढ़ सकते हैं जी। क्योंकि उसमें एक तो ये था ना कि जो असेंबली में जून जुलाई में इन्होंने खुद उलमा ने पढ़ना था, जो असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स हैं जो आलम भी थे, तो उन्होंने पढ़ना था, उसके ऊपर फैसला होना था। तो उसके बाद आपका डेलीगेशन आता है, तो फिर वो तो वहां पे स्टॉप हो गई बात, ठीक है। तो फिर आपकी डेलीगेशन से जब बात आगे चली है, तो फिर उस करारदाद जो है वो उसका इस लिहाज से ताल्लुक के ये उलमा खुद पढ़ के आपकी किताबें फैसला है, वो तो खत्म हो जाता है। यहाँ तक जरूर ताल्लुक बनता है कि रेजोल्यूशन ये नहीं था, रेजोल्यूशन नहीं था, मुझे अब एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं है। चले मैं चलो वो भी निकाल लेता हूँ, वो भी निकाल लेता हूँ। रेजोल्यूशन में ये मतलब ये बनता था कि वो लोग जो खुदा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पे पूरा यकीन रखते, क्या वो मुसलमान कहला सकते हैं? ये मेरे लफ्ज़ हैं, एग्जैक्ट लफ्ज़ नहीं। ये रेजोल्यूशन, कोई बात इंशाल्लाह जरूर पढ़ा ये रेजोल्यूशन था। आप उस अगर आप पहले रेजोल्यूशन पढ़ लें ना, फिर जब कार्रवाई पढ़ेंगे ना पूरे जो 2000 या 2500 सफ़े तक की जो साथ नोट्स भी बना रहा हूँ, इसके बाद साथ नोट्स वो कह रहे हैं सोनी भाई का रेजोल्यूशन आखिर में है, यानी इसका मतलब वो अटैच है। हाँ जी, वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये वही रेजोल्यूशन अटैच है। तो फिर मैं कहता हूँ उसको तरतीब से पढ़ा जाए, तो जब रेजोल्यूशन आएगा तो वो भी पढ़ दिया जाएगा साथ ही बीच। लेकिन देखिए ना, जब भी कार्रवाई होती है ना तो मुकदमा पहले पेश किया जाता है कि ये मुकदमा है जिसके ऊपर सारी बहस होनी है। वो रेजोल्यूशन पहले भी पेश किए गए हैं असल में, तो आप वो रेजोल्यूशन पढ़ लें और फिर देखें कि पूरी जो लेकिन जितने भी रेजोल्यूशन पेश हो, एक ही रेजोल्यूशन पास होगा ना, प्रावधान तो एक ही पास होगा, सबकी तो नहीं होगी। नहीं, वो सिर्फ 2 रेजोल्यूशन से, एक अपोजिशन की तरफ से और एक गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। लेकिन मैं जो आपको बात कहने लगा हूँ ना, अगर आप वो रेजोल्यूशन पढ़ लेना तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा किस फिर आप सारी कार्रवाई में देखें खत्म नबूवत पे कितनी वक्त दिया गया। हाँ ठीक। और मैं आपको अभी से बता देता हूँ, एक सफा भी नहीं है वो। नहीं है, ये मैं आपको कहता हूँ, क्योंकि ये एक दिन बात हुई थी मिर्जा बशीर अहमद साहब के एक रेफरेंस है जिसको रद्द किया है मिर्जा नासिर साहब ने। मिर्जा बशीर अहमद साहब, बशीर महमूद साहब का नहीं कह रहा, बशीर अहमद साहब का एक रेफरेंस उनकी किताब का एक हवाला है जिसको रद्द किया है मिर्जा नासिर साहब ने, और वो हवाला जहाँ से खत्म होता है उससे अगले सफे पे ये खत्म नबूवत की बहस शुरू हो जाती है। ये मैं आपको याद आने से कह रहा हूँ, लेकिन मैं उसमें पढ़ना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसको एक तरतीब से पढ़ा जाए, एक तरतीब से इसके नोट्स बने। हाँ जी, मैं वही देखिए ना, जब आएगा एक मौका जिसमें थोड़ी सी बात होगी खत्म नबूवत के बारे में, लेकिन वो चंद फिक्रे ही हैं। इसके अलावा पूरी कार्रवाई में आपको कहीं खत्म नबूवत का जिक्र नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। चले मैं इंशाल्लाह आपको देखूंगा घर से। अच्छा मैं आपसे सवाल पूछ लूँ, चूँकि आपने बड़ी वो इसमें काफ़ी आपका है नॉलेज। जी फरमाइए, मुझसे कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि मैं ये सवाल अब पूछ चुका हूँ 2-3 दफ़ा कि जमात का ये मौक़िफ़ हुआ करता था कि अगर ये कार्रवाई पब्लिक कर दी जाए तो सारा पाकिस्तान उमड़ आएगा। मैं आपको बताता हूँ, तो उसमें मुझे पता है सारी, मुझे सारी बात का पता है। और ये भी साथ बता देगा ये बयान था किसका। मैं सवाल इसलिए मैं थोड़ा सा सवाल को इलैबोरेट कर दूं उसको ऑथेंटिक बनाने के लिए कि चूँकि मेरी पर्सनल रिलेटिव्स हैं बहुत सारे ब्लड रिलेटिव्स, तो वो मुझे कहा करते थे बचपन से, ये बातें मैं सुनता आ रहा हूँ और वाक़तन बड़ा मैं मुतासर था कि यार ये इसमें क्या राज है। तो उसके बाद अब कोई सैलाब मुझे नज़र नहीं आया कि आवाम का उमड़ता हुआ कि भाई लोग जौक दर जौक जमात में दाखिल हो रहे हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर चाहे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उन्हें तो कोई रोक नहीं रहा। मैं भी पाकिस्तान में रिस्ट्रिक्शंस हैं, बाहर वालों को, हमें तो नहीं है, मैं तो अमेरिका में रह रहा हूँ।
اب یہ مبے اہل بیت بھی ہیں، یہ کاروائی پڑھ رہے ہیں، میرا خیال ہے مبے صاحب آپ بھی انکلائنڈ ہو چکے ہوں گے اب تک، تو یہ کیا تھا وہ، یعنی ہر چیز جو تھی، ہر چیز جو ہے، میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں، میں آپ کو اس کا جواب دے دیتا سر ہوں. میں کوشچن ختم کر رہا ہوں نا. ہر بات جو ہے وہ پروپیگنڈائزڈ ہوتی ہے ان دا فیور آف فالسوڈ، یعنی کہ پیور لائز. اور جب اس کا رزلٹ ہم دیکھتے ہیں تو دین آبویسلی فار ناوس پیپل لائک می، کہ جو ہم ان کو بلیو کرتے ہیں، تو اٹ ٹرنز آؤٹ دیٹ دوز ور ریئلی لائز. تو یہ ایک بڑا حیرت انگیز ایک ٹرن آف ایونٹس ہے. از اٹ اس کی کیا وجہ ہے؟ وائی از اٹ کہ یہ جو مولوی ہیں، جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ مولوی پاگل ہیں، مولوی پاگل ہیں، مولوی پاگل ہیں، ایوری ٹائم وی سی دا مولوی از بینگ ونڈیکیٹڈ. یعنی ہر دفعہ جس کا موقف آپ ثابت نے مجھے ہوتا ہے، سوال پوچھنا تھا، آپ نے تقریر شروع کر دی ہے. نہیں تقریب یہ اس لیے سوال کہ چھوٹے ہوتے ہیں، سوال چھوٹے ہوتے ہیں. ڈیکیڈز کے حساب سے جو سوال ہوتے ہیں ان میں سوال آپ کا یہ ہے کہ مرزا آصف صاحب نے یہی کہا کہ اگر یہ کاروائی چھپ گئی تو سارا پاکستان احمدی ہو جائے گا. بالکل یہ سوال ہے نا آپ کا. میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. جی جی ربوہ میں ایک محفل تھی جس میں حضور بھی تشریف رکھتے تھے اور اس میں اور لوگ بھی تھے. ملتان کے ایک صاحب تھے، مجھے ان کا نام یاد نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ صاحبزادہ یعقوب علی خان صاحب نے ملتان بار کونسل کو خطاب کرتے ہوئے کہا، کسی نے ان سے سوال کیا کہ آپ یہ کاروائی پبلش کیوں نہیں کرتے؟ تو صاحبزادہ صاحب نے جواب دیا کہ اگر ہم اسے پبلش کر دیں تو آدھا پاکستان مسلمان ہو جائے گا. یہ اس شخص نے یہ بات کہی. اس کے جواب میں وہ مسلمان تھے. میری بات سن لینا، پہلے میری بات مکمل ہونے دیں، کیوں آپ بیچ میں بولتے ہیں؟ سوری، ٹھیک ہے. اس کے جواب میں پھر حضور نے اس کو کہا کہ صاحبزادہ صاحب کو جا کے بتا دیں کہ آدھا نہیں پورا پاکستان ہی مسلمان ہو جائے گا. اس کے بعد حضور نے 2 آدمیوں کا ایک وفد بھیجا ملتان کہ صاحبزادہ صاحب سے کنفرم کر کے آئے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے. جب وہ وفد وہاں گیا، انہوں نے صاحبزادہ صاحب سے پوچھا، صاحبزادہ صاحب نے کہا کہ نہیں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی. ٹھیک ہے، یہ بات ہماری طرف سے یہاں پہ ختم ہوگی بات. ٹھیک ہے، اگر وہ کنفرم کرتے پھر ہم آگے بات کرتے. انہوں نے کہہ دیا میں نے نہیں کہی. اس کا مطلب ہے کہ صرف افواہ تھی جو ان تک حضور تک پہنچائی گئی، اور اس افواہ کے حضور میں جو آپ نے وہ کہا تھا. لیکن جب وہ ایک بات کلیئر ہو گئی، یہ بات ختم ہے. اب آپ حضور تو ایک ڈیوائن پرسنالٹی ہیں، وہ افواہوں پہ بلیو کرتے ہیں. افواہوں نہیں، ایک آدمی انہیں بیان کر رہا ہے. دیکھیں نا، افواہ پہ بلیو کرتے تو پھر 2 آدمی نہ بھیجتے کنفرم کرے گا، کنفرم کے لیے نہ بھیج. خدا کی طرف سے مقرر کیے ہوئے، معمور کیے ہوئے وقت کے خلیفہ کو یہ ڈسٹنکشن نہیں خدا کرتا کہ بھئی یہ افواہ ہے یا کیا سچ ہے اور کیا. دیکھیں نا، یہ تو اب آپ کے فیصلے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور بات بتا سکتا ہوں، لیکن وہ جو سوال لمبا میں نے کیا تھا، اس لمبے سوال کی اگین ونڈیکیشن ہو گئی فرام انادر اینگل. دیکھیں، میں نے آپ کو جو جواب دے سکتا تھا نا، میں آپ کو دے دیا جو مجھے معلوم ہے. ٹھیک ہے، نہ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی آتا ہے نہ ضروری. ویسے اسانتی صاحب، میرا آپ سے آخری سوال ہے، ڈو یو ریئلی بلیو ان آل دس؟ آپ کہاں پہ ہیں اس وقت؟ واشنگٹن ڈی سی ایگزیکٹلی. آپ کو یقین ہے کہ آپ واشنگٹن ڈی سی میں ہو؟ میرا سوال کا جواب ہم سے نہیں، میرے سوال کا جواب میں آپ کو ابھی ویڈیو کال کروں. کوئی ضرورت نہیں، آپ مجھے صرف یہ کہہ دیں کہ آپ کو یقین ہے. نہیں، مجھے اس کا جواب ہے ہاں یا نہ. لوگ موجود ہیں نا، ہمارے پاس 16 لوگ موجود ہیں، وہ بھی گواہی دیں گے میں ہوں یا نہیں. میں پروو کرتا ہوں وائٹ ہاؤس کے سامنے جا کے ویڈیو کال کر. یہ کہنا چاہتا ہوں سر نہیں، دیکھیں، سچ اور جھوٹ کا نتارا کریں نا. یہ ایسے ریٹرک کے اوپر تو نہ ہم ٹرک کی بتی کے پیچھے آپ بھی لگائے رکھیں، میں بھی لگائے رکھوں. ہم دونوں میں سے میرے سوال کا مطلب جو واقعی ہوگا، the person who is really in reality what he is talking، وہ ثابت ہو جائے گا. ابھی میں جاتا ہوں، مجھے کتنے منٹ آپ ہیں، میں آپ کو ویڈیو کال کروں وائٹ ہاؤس کے سامنے سے. کوئی ضرورت نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. نہیں تو پھر آپ کو اٹل حقیقت کے طور پر ماننا چاہیے کہ آپ ایک اتھینٹک انسان کے ساتھ بات کر رہے ہیں جو کہہ رہا ہے کہ وہ واشنگٹن ڈی سی ڈاؤن ٹاؤن ہے، اور وہ واقعی وہاں پہ ہے.
क्योंकि वो एक मुसलमान है, वो खत्म नबूवत के अकीदे पे यकीन रखता है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह उसने पढ़ा हुआ है, वो हक और सच की बात के ऊपर बिलीवर है। मैं कहा इन बातों की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह आपको यकीन है कि आप इस वक्त वाशिंगटन में बैठे हुए हैं और आप इस तरह बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा मुझे यकीन है कि अहमदियत सच्ची और मिर्जा गुलाम अहमद साहब सच्चे हैं। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ। नहीं, मैं आपकी बात में शक नहीं कर रहा। समझ आई आपको? ठीक है, सही है। जिस तरह आप देखते हैं ना दोपहर को होता है। अच्छा रियल संजय साहब, जो महजरनामा पेश किया गया था ना आपकी जमात की तरफ से, अच्छा ये बताइए इसका नाम महजरनामा है या महजरनामे का कोई मतलब होता है? और ये मुझे देखिए, मैं मेरी उर्दू जुबान इतनी अच्छा ठीक, मैं आपको ये नहीं, माँ हाजिर नामा, आप इन 3 लफ्जों का कर लें। जो हाजिर है, नामा का मतलब तहरीर या कोई जो ठीक है। अच्छा इसका जो जवाब दिया गया था ना, जो जिसे मैं महजरनामा कर रहा हूँ, जो मुसलमानों की तरफ से, उसका नाम है मिल्लत इस्लामिया का मौक़िफ़, वो इस नाम से शाया हुआ है। नहीं तो वो असेंबली में पेश की गई था ये मिल्लत इस्लामिया। जी, ये तीनों का मुसलमान, खिलाफती जमात और लाहौरी जमात, तीनों का महजरनामा है, कुछ एक का नहीं है, क्योंकि तीनों जमातें शामिल थे ना इसमें। अच्छा नहीं, मेरी बात का जवाब देना। मिल्लत इस्लामिया क्या कहा आपने नाम पूरा? मिल्लत इस्लामिया का मौक़िफ़। क्या ये असेंबली की कार्रवाई का हिस्सा है ये वाली किताब? बिल्कुल, ये किताब नहीं, ये तो महजरनामा जैसे आपका है। नहीं देखिए ना, महजरनामा तो असेंबली में बिल्कुल जरूर हिस्सा है, बिल्कुल पढ़ा गया असेंबली में। हाँ जी। जब उनकी बारी आएगी उनकी, तो इंशाल्लाह ताला ये देखेंगे कि वो पढ़ेंगे इसको। और लाहौरी का महजरनामे का भी जवाब दिया, वो तो अब यही तो मैं कह रहा हूँ कि अभी तो मैं पहुंचा हूँ दूसरे दिन की कार्रवाई के दरमियान में, यानी अभी मैं 200 सफ़ा तक पहुंचा हूँ, 200-250 तक। तो किताब है 3000, मुझे कम से कम 1 महीना तो लगेगा इसमें, क्योंकि मैंने सिर्फ इसको पढ़ना नहीं है, ये कौन सा कोई सवाब कमाने वाली बात है, ये तो समझने की बात है। तो मैं तो इसको ठहर करके पढ़ूंगा ताकि समझ आ सके। इस्लाम ये आपने 74 की कार्रवाई जो है, प्रिंस ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਵਿਊ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲਾਂ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਲਾਲ ਭਾਈ, बहुत शुक्रिया सारे बिलाल साहब ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ नहीं ਲੈ के देना तो फिर सारी कार्रवाई ਨੂੰ मुअत्तल कर देगी। वालेकुम सलाम। मैंने ओ खान साहब के लिए ये जो था ना, ये मैंने बयान दागा है, क्योंकि अब मेरे सवाल के अगले टारगेट है वो ओ खान साहब है। ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਸ ਉਹੀ ਗੱਲ ਭੁਗਤਣ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਅਫਜ਼ਲ ਭਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਮਦੂ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਕਾਫੀ ਇਲਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਵਾਲੋ जवाब वाले लोग हाँ। वो असंते साहब को शायद कोई थोड़ा सा पहली दफा उनसे हुआ है इंटरेक्शन, तो शायद वो फील कर रहे हो कोई हॉस्टल, लेकिन नहीं हम जाहिर हमारा स्टाइल। हाँ जी नहीं सॉरी, बात कंप्लीट कर लें आप। नहीं देखें, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उसमें हॉस्टिलिटी हो सकती है। इट शुड नेवर बी पर्सनल। देखें ना, असांते साहब हैं, एक इंटेलेक्चुअल हैं, ही इज अ वेरी पोलाइट पर्सन, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिज मैनरिज्म। इनके साथ हमेशा अब बाद में भी गुफ्तगू होती रहेगी, आपके साथ भी होती रहेगी। पॉइंट इज के यू हैव द राइट टू हैव योर वेरी चार्ज्ड व्यूज, आई हैव माइन, लेकिन दे शुड ऑलवेज स्टे विद इन रीजनेबल, मतलब रिस्पेक्ट के दायरे में रहे, पीस के दायरे में रहे, एग्री टू डिसएग्री रहे। तो चूंकि एनवायरनमेंट हमारे इस वक्त ब्रॉड्स का और स्पेशली इस नैरेटिव के सराउंड करता है, जो एनवायरनमेंट वो बड़ा हॉस्टिल है और पर्सनली बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल और एटसेट्रा हो जाता है। तो इसलिए बाज़ औक़ात अगर हम गुफ्तगू अपने व्यूज़ के ऊपर भी करें और बड़े पैशन के साथ करें, तो उसकी ट्रांसलेशन बड़ी रॉन्ग प्रोबेबली जाती है कि शायद हम कोई हॉस्टल हो बड़े ऐसी बात। सर वो ते गल छोड़ो, मैं कहना सी झूठियां में एक दूजे दी तारीफां करिए ते असीं फस जाने।
नहीं, वो साथे साहब को अब मेरा ख्याल है ज्यादा हो गया होगा कि ओ खान साहब से उसी तरह मैं हॉस्टल क्वेश्चंस करूंगा इन अ वेरी शॉर्ट वाइल, लेकिन ये इब्तदाइया आपने देख लिया है कि वी रिस्पेक्ट ईच अदर एंड आई कैन से विदाउट एनी फियर दैट वी लव ईच अदर टू। हाँ नहीं विदाउट योर रिस्पेक्ट। अच्छा नहीं अपना अफजाल भाई सर ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਰੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸੈयद ਜ਼ਫरुल्लाह शाह ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਾਤ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ तो दूसरे ने कहा जी ये 100% खुदा की कसम दूसरे ने कहा ये 100% कादियानी है, इसने वजाहत नहीं करनी, ये हमारे सामने अपने अकायद जो है उनकी तस्दीक करे। और इत्तेफाक है कि ज़फरुल्लाह शाह साहब उस वक्त बैकग्राउंड में गए हुए थे और वो आ नहीं सके वापस क्योंकि इस दौरान ही ब्राड उनकी क्रैश हो गई, इसलिए दूसरी बात यह है कि अफजाल साहब आप मुझे उनसे मैं अगर होता तो मेरा रेफरेंस दे देते, मैं उनसे कहता आपको मैं यकीन दिलाता हूँ अफजाल बड़ाइच साहब बिल्कुल भी अहमदी नहीं है, बल्कि इनके मामू ने अहमदी किए तो उन्होंने मार के उनको सुन्नी करी यार। मैं गवाह हूँ। तो अच्छा दूसरी बात ये है वो खैर हमारी मजाक की बातें चलती रहती हैं। अपना दूसरी बात ये है कि मैं आपने भी सवाल किया कि जी वो जो मुझे लगा कि यार आपके स्टेचर से ही नीचे का सवाल है, आप ऐसे सवाल नहीं करते हो आमतौर पर। पता है क्या ये पाकिस्तान भाई ने ना, आप जानते हैं ना पाकिस्तान भाई को, पाकिस्तान भाई ने मेरा अजे तक दर्द हो रही है हूँ, मैं पाकिस्तान भाई को बदला ले रहे आज वैसे नहीं मिले मैनू, लेकिन हूँ मैनू आज फिजिकली मेरी आज पाकिस्तान भाई नूं पुछना है कि यार मैं ते अपना अच्छा नहीं मैं सवाल इस चीज ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਕਿ ਬਲਾਲ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਅੱਜਕੱਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੇ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਲਰਨਡ ਮੈਨ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਅ ਮਚ ਬੈਟਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੋਮਵਰਕ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਮੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ख्वाहिश ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਲਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਤੇ ਗੋ ਥਰੂ ਹੁੰਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਕੱਠੇ ਪੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। जी कोई मसला मैं वैसे ही मैंने जब शुरू करना था ना तो एक मेरे दिमाग में कंफ्यूजन थी कि यार ये इसको अगर मैं अकेला पढ़ूंगा तो वो उस तरह समझ नहीं लगेगी मुझे भी और सुनने वाले को भी, तो मैंने कहा जब इसमें मुझे मशवरा दिया गया कि आप इसमें रोल प्ले करें यानी दोनों तरफ से रोल प्ले करें, तो मैंने एक मिनट था अच्छा तो कम्यूट कर रहे हो अच्छा चलो अपना अफजल भाई ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅਫਜ਼ਲ ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ जी जी अच्छा मैं करूँगा फिर आपने बस भाई जी अपना बिला भाई आप बात में समझ करें मैं फिर बाद में अफजल भाई इस बात जी तो उसमें ये था कि रोल प्ले करना मैंने कहा वो ज्यादा बेहतर है, एक तो मजा भी आता है मतलब बोर भी नहीं होता और दूसरे जो नीचे बैठे होते हैं दोस्त उनको समझ लग रही होती है कि क्या बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो बार बार नाम रिपीट करना कि अब ये बोल रहे हैं अब ये वो मतलब मिस हो जाता है काम सारा क्योंकि स्क्रीन पे तो लगा नहीं हुआ। अगर मैं होता ना मौजूद हो सकता तो मैं आपसे कहता कि वो जमाते अहमदिया वाला रोल आप मुझे दे दें। वल्लाही मैं आपको बताऊं मैंने रोल किसको दिया है, मैंने किसी मुसलमान को रोल नहीं दिया सभी बच्चों को दिया क्योंकि मैंने दूसरे को ऐसे रिक्वेस्ट की थी राणा राशिद साहब से रिक्वेस्ट की थी और आपका चूंकि मुझे पता है कि आपका भी क्योंकि आपका ऑलरेडी वो होता है प्रोग्राम होता है ओ खान साहब मैंने वो ना लगा कि ऊंची आवाज में फोन तो टेबल पे घर में रखा होता है तो बच्चे सो रहे होते हैं, तो मेरे बच्चे ने कहा कल की बात है मेरा ख्याल है अपना बिलाल साहब जब मैं तो फोन थे साहब बच्चे ने पूछा कि जी वो आप बता रहे थे कि 74 की कार्रवाई है वो ये मिर्जा नासिर अहमद साहब जो है ये फीमेल क्यों है
बुला रहे असल में वो क्या करे, हम उनको मैं कोई वाइस चैनल में अरेंज करता हूँ उनके लिए ताकि थोड़ा सामान बदले। नहीं, वो अच्छा है, वो अच्छा है, क्योंकि उसमें ना कुछ टेक्निकल बातें ऐसी होती हैं जो कि आपने उनको क्या नाम है राजा जावेद साहब आपकी हेल्प करते हैं उसको कानूनी तौर पर टेक्निकल टर्म्स में, तो वो अच्छा है कि आम आदमी भी अगर सुन रहा हो, चाहे वो कहीं का भी हो, क्योंकि ये खालिस्तान इल्मी वो टॉपिक है और उसके 3,500 सफ़े हैं और पढ़ने में भी आपको मतलब मैंने 1-2 दफा मुझे थोड़ा सुनने का इत्तेफाक हुआ है और मतलब आप लोगों के गले खुश्क हो जाते हैं, चाहे बीच में पी रहे होते हैं ब्रेक। जी वो बड़ा मुश्किल काम नहीं है। जी और फिर इसके ऊपर लगे रहना, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, मैंने अपना ये टारगेट 2 महीने का सेट किया है अपने तरफ से। क्यों? क्योंकि हमने इसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको पढ़ के डेली की कार्रवाई को समझना भी है कि बात हुई क्या है, उसके नोट्स बनाने होते हैं हर चीज के। तो ये बड़ा टाइम जी क्योंकि कहाँ पे क्या बात है। फिर यही बात नहीं है, एक बात और है इसके बीच में, एक तो ये कार्रवाई अभी आप गो थ्रू हो रहे हो ना, तो जैसे अपना आप राजा जावेद साहब ने आपको बताया था कि असल चीज ये है कि आप ओरिजिनल के साथ स्टिक करें, ओरिजिनल के साथ, क्योंकि और भी किताबें हैं इधर उधर की, उन्होंने मशवरा आपको दिया था, मैं उस वक्त था अब्रॉड पे। 2 थे उसमें, एक तो अच्छा मशवरा था, ये जो महजरनामा है, महजरनामा जो जमाते अहमदिया की तरफ से। अच्छा, महजरनामे की मैं तारीफ कर दूं, महजरनामे का मतलब होता है वो दस्तावेज जो गवाहों की तरफ से अदालत में पेश की जाती है, इसीलिए फिर मुसलमानों का महजरनामा उसको कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं अपना ओखान साहब? इसको हाँ, अब आपने अचानक पूछो से निकल गया थोड़ी देर में। हाँ, आता चैट जीपीटी से पूछे, बड़ी चीजें दी, बिलाल की भी बड़ी चीजें। तो अच्छा, तो वो जो आपको सॉरी बिलाल भाई आप बात कर रहे थे, मैंने आपकी बात जी अच्छा, मैंने कहा मुझे पहले ये था कि शायद महजरनामा किसी किताब, वो इसलिए मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताएं कि ये क्योंकि मुसलमानों की तरफ से भी कहा जाता है कि हमारी तरफ से भी महजरनामा, वो जो मिल्लत इस्लामिया का मौका है वो उनका महजरनामा है। तो मैंने कहा आप बताएं कि ये महजरनामा जो है इसका मतलब क्या है। ये मैं इसलिए उनसे रियल असामते भाई से पूछ रहा था कि ताकि पता चले कि इसका मतलब इस किताब का नाम है या इसका मतलब बनता है। तो वो आपने मुझे शुक्रिया बता दिया कि इसका ये मतलब बनता है। 2-3 है मतलब, लेकिन ये बेसिकली ये हजर अरबी का लफ्ज़ हजर से है, जिसका मतलब है मौजूद आना। तो जब उसको महजर कह देते हैं तो उसका मतलब ये है कि ये वो दस्तावेज जो गवाहों की तरफ से अदालत में पेश है, इसका ही माना। महजरनामे का ये है कि चूंकि वो अलहदा से डॉक्यूमेंट है, यानी वो उसमें रोल कोई नहीं है, मतलब उसमें कोई सिर्फ एक जमात के से, तो मैं कहता हूँ कि ये मैं खुद ही पढ़ दोनों है ना। जो दोनों जो उधर से मिल्लत इस्लामिया का मौका और महजरनामा, ये दोनों महजरनामे मैं खुद पढ़ूं ताकि मुझे केस समझ लगे। जो क्लोजेस्ट डेफिनेशन आई है वो है रिटन स्टेटमेंट। हाँ, वो स्टेटमेंट तो अपना अफजल भाई वही बात, तो वो दस्तावेज वो तो आमतौर पर भी हम यहाँ पर इवन के कह लेते मुकदमा किसी का कि हमारा ये मुकदमा है, ये मतलब मुकदमा कहते हैं इसको अरबी में। मेरे ख्याल से इसका कोई बहुत भी मतलब बनता है कि अपना ये मुकदमा है इस मतलब से। तो नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, आप एक मुझे सिर्फ 15-20 सेकंड दें, आप जरूर बात करें, मैं म्यूट करके अभी आ रहा हूँ वापस। ठीक है। क्योंकि जो महजरनामा है वो किसी दोनों जमातों का या तीनों जमातों का मुकदमा है, ठीक है, और उसमें उन्होंने अपने दलाइल दिए हैं, ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं, अपने रेफरेंस दिए हैं, तो उसको उसमें रोल तो है कोई नहीं। बिलाल साहब, ये मैं थोड़ा सा आपको ऐड कर दूं महजरनामे के मुतालिक। ये अगर आप यूएस कांग्रेस की प्रोसीडिंग्स, डेली प्रोसीडिंग्स देखें ना, तो उसमें जो लोअर हाउस है जिसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, हाउस या असेंबली हाउस भी कहते हैं, तो अपर हाउस जो सेनेट है उसमें अक्सर कमेटीज की हियरिंग्स हो रही होती हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ये बहुत एस्टेब्लिश्ड सिस्टम है पार्लियामेंट का कि बेशुमार कमेटीज हैं। कमेटीज के अंदर सब कमेटीज होती हैं किसी फील्ड की, फॉर एग्जांपल मिलिट्री की आर्म सर्विसेज कमेटी है मेन, उसकी सब कमेटी है किसी और स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, उसके आगे कुछ जनरल्स आए हुए हैं अपने वो टॉपिक के मुताबिक टेस्टिफाई करने के लिए, तो वो डायरेक्ट जब बैठे होते हैं, ये मैंने देखा हुआ है फिजिकली, आई हैव सीन दिस, कि वो सामने सेनेटर्स की या कांग्रेसमैन की जो सीट्स हैं
वो लगी हुई हैं और टेबल लगा हुआ है सामने। ये जो जो हियरिंग्स में जो जो विटनेसेस होती हैं, जो गेस्ट होते हैं जिन्होंने क्वेश्चंस, उनको विटनेसेस वैसे कहते हैं, जो क्वेश्चंस के आंसर जो दे रहे होते हैं, तो उनसे जो पूछा जाता है, तो वो रिटन स्टेटमेंट भी अपनी तकरीबन हर हियरिंग में मैंने सबसे पहली ओपनिंग स्टेटमेंट के तौर पे फ्रॉम एवरी विटनेस मैं यही सुनता हूँ। वो कोई भी, यहाँ पे सी स्पैन टीवी है, सी स्पैन चैनल 1, 2 और 3, जो कि ये प्रोसीडिंग्स 24 आवरली ये कवर करते हैं, चाहे अगर लाइव हो या इवन रिकॉर्डेड भी। तो वो आप देखें, वो बाज़ लोगों को शौक, मेरे जैसे लोग जो है उन्हें शौक है ज़ाहिर बात है। तो हर जो विटनेस होती है उसकी आम तौर पे पहली ओपनिंग स्टेटमेंट जो होती है उसमें वही होता है कि फॉर द रिकॉर्ड आई हैव सबमिटेड माय रिटन स्टेटमेंट। तो जो चूंकि टॉपिक ऑलरेडी उन्हें दे दिया गया होता है, तो उसके ऊपर उन्हें जो पैरामीटर्स होते हैं क्वेश्चंस के जो लाइव पूछने होते हैं, वो सारे फंडामेंटल्स उनको पहले से कम्युनिकेट कर दिए जाते हैं। तो उसके मुताबिक उनके जो ऑफिशियल स्टेटमेंट होती है वो तैयार करके ले आते हैं और वो सबमिट कर देते हैं कमेटी के स्टाफ को कि ये हमारी रिटन स्टेटमेंट। सो ये मेजरनामा की एग्जैक्टली अंदाजा करो यार। नाखून पालिश लाई है, केड़ी जनानी ने इन्ने नाखून पालिश यार। ये स्टेटमेंट दे दी जाती है उस कमेटी को अपने मौकफ को कवर करके, जो भी आपका पूरा मौकफ है वो उनको सबमिट कर दी जाती है। और जो बाकी उसमें कमी बेशी रह जाती है वो ओरल हियरिंग्स के दौरान वो गैप्स जो है वो कवर हो जाते हैं। वो चाहे जो रिटन होती है उसके ऑब्वियसली एडिशन में भी चीजें हो सकती हैं, कुछ सब्ट्रैक्शन में हो सकती हैं। तो बेसिकली वो आपकी पार्ट ऑफ कार्रवाई है कि आपका जो मौकफ है वो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में वो आ गया, यानी उसकी दो यानी मंगवाने के बाद आपने सबमिट करवा दिया अपना मौकफ जो है, अपना मुकदमा जो है। यानी आपका मुकदमा दो मुख्तलिफ फॉर्म्स में सबमिट हो गया, एक आपकी रिटन स्टेटमेंट और दूसरी आपकी ओरल स्टेटमेंट जो कि एक इंटरव्यू स्टाइल में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। सही है, जैसे ये भी हो रहा था, जैसे असल में वो जो बात कर रहे हैं ना कि वो वही जो स्टेटमेंट पे जरा होती है ना कि वो सवाल जवाब होते हैं, क्रॉस क्वेश्चन जो होते हैं। देखिए आपको उस दिन अपना राजा साहब ने एक्सप्लेन किया था बिलाल भाई कि क्रॉस क्वेश्चनिंग और एग्जामिनिंग चीफ में क्या फर्क है, याद है पहले दिन आपको उन्होंने ये बात बताई थी। मेरी बात आ रही? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो ये लफ्ज मेरे लिए नए थे। जी एग्जामिनिंग चीफ, हाँ एग्जामिनिंग चीफ के, और फिर आपने उस पे उनसे बातचीत की थी। अच्छा, मैं ये जो बता रहे हैं ना नजर भाई, ये कोई भी पढ़ सकता है वो क्वेश्चनिंग, ये सिर्फ एक मंजरनामा, एक उर्दू इस्तिलाह है इस्तेमाल करने की, इसका कोई जरूरी नहीं होता कौन पढ़े। लेकिन आमतौर पे जमात अहमदिया की तरफ से 5 लोग थे इसमें कमेटी में, और जो डेलीगेशन था अपॉइंट हुआ वो थे, तो उसमें कह रही है। लेकिन चूंकि मैंने आपको याद है उस दिन मैं आपसे कह रहा था कि 10 भुट्टो साहब ने 30, और वो मेरी बात की कंफर्मेशन की थी उन्होंने राजा साहब ने आपके साथ बात में कि 30 इसमें 40 लोग अपॉइंट हुए थे, 30 लोग जो थे वो हुकूमत की तरफ से थे और 10 लोग अपोजिशन की जमातों से लिए गए थे, तो टोटल 40 थे जो आप उनसे। ये इसमें शामिल है, ये इसमें जो पहला सेशन है ना कोरम के लिए ना, हाँ कोरम के लिए, बिल्कुल राइट। तो ये उसमें ऐसा होता है। और यहाँ पे पहला ही सेशन शुरू होता है सुबह का, तो आसना के बाद मतलब इंटरव्यू से पहले, डेलीगेशन के इंटरव्यू होने से पहले, तो चेयरमैन साहब यही बात कर रहे थे जो आप अभी बयान कर रहे हैं। जी ये आज मैंने थोड़ा सा आपका सुना था बिलाल, माजरत चाहता हूं अफजल भाई, मैं थोड़ा सा आपका इग्नोर करना नहीं, मुझे मालूम था आप मुझे कुछ कहना चाह रहे थे। मैं सिर्फ ये पूछा था बिलाल से कि बिलाल आप आज आपने किस सफे में जाके खत्म की है अपनी रीडिंग? आज भाई जो दूसरे दिन का सेशन है ना, दूसरे दिन का सेशन, तो ये पहले दिन में 4 सेशन होते हैं, तो दूसरे दिन के 2 सेशन है ना वो हमने खत्म किए आज। अच्छा, नहीं पहले दिन के 4 सेशन और दूसरे दिन के 2 में समझा कैसे क्या? यानी हमने 2 दिन में, यानी 4 सेशन होते हैं एक दिन में टोटल। हाँ, तो हम डेली के 2 सेशन पढ़ते हैं। ओके 2 सेशन डेली। ठीक, क्योंकि आज आप 247 सफे पे थे जब मैंने आपको सुना था, आप उनके साथ अटॉर्नी आप या बख्तियार
थी और उनको सफिया बाजी अपना बात कर रहे थे। अच्छा ठीक है। तो ये दूसरे दिन के 2 सेशन कंप्लीट है, आज हमने दूसरे दिन का तीसरा सेशन कंप्लीट करना है, क्योंकि मुझे पता है तकरीबन अराउंड 1500 सफे पे जाके जमात अहमदिया का केस जो है ना, वो जो जगह है वो 11 दिन की मुकम्मल हो जाएगी, और फिर 1600 सफे पे जाके तकरीबन वो लाहौरी जमात का जो है वो हो जाएगा, क्या नाम है, खत्म हो जाएगा उनका। फिर उसके बाद फर्दर प्रोसीडिंग होगी आखिर में। तो लेकिन है तो 3500 सफा, तकरीबन 3300 है। तो वैसे जो इनका है ना, जो इधर से जो हमारे वाला मौक़िफ़ है मिल्लत इस्लामिया का मौक़िफ़, वो हमारा राज़नामा है, फिर उस पर बात होती है, और फिर उसके बाद एंड पे अपने नमाज देते हैं अपना अटॉर्नी जनरल साहब, और फिर उसके ऊपर बाकी चीजें उसमें रेवोल्यूशन का जिक्र आया बीच में। अच्छा, आपको एक मैं आपकी बात सुन रहा था और मैं आपको इसकी तरफ ऑब्जेक्टिवली लेके जाना चाहता था, क्योंकि मैं भी इसको ऐसे ही स्टडी कर रहा हूँ। देखिए, इसमें जो वैसे तो अकायद पे ही बहस हो रही है, ठीक है ना, और जमात अहमदिया के अकायद और उस पे इतराज़ात और जवाब और फिर जवाब गज़ल, वो ये चल रहा है उसमें। उसमें आप, क्योंकि हम एक कानूनी और इन तमाम चीज़ों से आप वाकिफ हैं, बल्कि बहुत भी वाकिफ हैं इन तमाम इनके इतराज़ात, जवाब अपना अहमदी क्या थोड़ा बहुत है ना, नहीं मतलब काफी देर से करें ना, तो वो मेरा पॉइंट ये है कि आप इसको जरूर पढ़िए, और मैं भी जैसे इसको लेके चल रहा हूँ कि एक तो वो है कि जैसे दोनों तरफ की अपनी अपनी किताबें हैं अपने मौक़िफ़ की तायीद में, हाँ जी, ठीक है, और दूसरा है ये ओरिजिनल किताब, मतलब ओरिजिनल कार्रवाई है जो प्रोसीडिंग है। अच्छा, आप जब इसको पढ़ेंगे ना, तो आप ये इसका एक गोल ये रखिएगा, और जो मैंने रखा अपने लिए, आपकी अपनी चॉइस है, आप बिल्कुल फ्री हैं इसमें तयन करने में, लेकिन जो मैंने अपने लिए गोल रखा है, वो मैंने ये गोल रखा है इस कार्रवाई को पढ़ते हुए कि ये एक कानूनी डॉक्यूमेंट है, एक प्रोसीडिंग है जो नेशनल असेंबली में हुई है, तो मुझे इसको एज अ कानूनी डॉक्यूमेंट देखना चाहिए। अकीदों का तो है जिक्र, वो तो ठीक है, और उसमें ये है कि क्या ये कानूनी कार्रवाई ने अपने तकाजे पूरे किए, जो कि, और वो मुझे कैसे पता लगेगा, वो मुझे पता लगेगा इसके कंपैरिजन से दूसरे मुल्कों की कानूनी प्रोसीडिंग्स के साथ। जैसा कि ज्यादातर, वैसे तो पाकिस्तान के जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन, वो बड़े ज़हीन लोग थे जिन्होंने बनाया, जाहिर है कोई एक दो दिन को तो नहीं बना, तो उस पर बड़ी बहसें हुई थी, लेकिन उसमें भी कानूनी तौर पे इसकी कानूनी हैसियत क्या है, ठीक है ना। अकायद का तो हमें पता है, वो हमारा डिसएग्रीमेंट है, जो भी है रिगार्डलेस, लेकिन जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो क्या कानूनी तौर पे जो सवाल उठाए गए, कानूनी सवाल, क्वेश्चंस, उसको वो कहाँ तक इसको एड्रेस कर रही है ये सारी कार्रवाई चलते, यानी जो आर्टिकल्स के हवाले से बात हुई, आप उसके बारे में बात करें ना। आर्टिकल्स, और मैं मिसाल बता देता हूँ। देखिए, अकायद एक जगह है, जैसे खातून नबीन का, हयात वफात मसीह का, मिर्जा साहब की सदाकत का, वो जो है वो हमारी रोज की बहस है, ठीक है। लेकिन इसमें जिसमें जो क्वेश्चन उठाए गए हैं, वो अकीदों से थोड़ा सा टच तो करते हैं, लेकिन वो कानूनी क्वेश्चन ये हैं जो कि, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ, 4 सवाल हैं जो आपने वो महजरनामा, मुझे नहीं मालूम कि जो जमात अहमदिया की तरफ से जो दस्तावेज दी गई थी अपनी, वो आपने आपकी नजरों से आपने कितनी पढ़ी है, नहीं पढ़ी, आई डोंट नो, मैं इसको कंप्लीट करूंगा, मैं साथ लेकिन वो ऑफ द जी लाइव सेट। अच्छा, मैं इसका जिस्ट बता देता हूँ आपको, उसका जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको उसकी बैकग्राउंड थोड़ी सी आपको समझने में इजी हो जाएगी, आप क्या पढ़ रहे हैं आप, या वो किस पॉइंट से वो बात कर रहे हैं। 4 सवाल उठाए गए थे कानूनी आईनी तौर पर महजरनामे में, अकायद के अलावा। एक तो लेकिन जो अकायद को टच जरूर करते हैं। अच्छा, नंबर 1 क्वेश्चन जो था वो ये था कि क्या कोई कौमी असेंबली या अवाम का नुमाइंदा इदारा किसी के मजहब का तयन कर सकता है कि नहीं, उसको इख्तियार है कि सवाब दे उसको इख्तियार। अच्छा, ये नंबर 1 था। अच्छा, ये अब एक आईनी क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा उन्होंने ये कहा था, नंबर 2 क्वेश्चन जो था वो ये था कि क्या कोई भी अपना कौमी असेंबली बुनियादी इंसानी हकूक
जिनमें मजहब की भी प्रैक्टिस है, मजहब की आजादी है, आजादी मजहब है, क्या उस पे कदम लगा के उसकी उस आजादी को सलब कर सकती है? ये दूसरा बुनियादी आईनी क्वेश्चन है। बिल्कुल। तीसरा क्वेश्चन जो था वो इनमें सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है वो जवाब का मुतकासी है, और वो ये था क्या था, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा आपके साथ बात करते हुए ना, मैं साथ में कुछ काम भी कर रहा हूँ साथ में, यहाँ कोई मसला नहीं। अच्छा, तीसरा जो क्वेश्चन था वो उनका था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा की जमाने में क्या कोई मुसलमान की तारीफ मौजूद और मुसल्लम है? दूसरा हिस्सा था उसका, ये तो फिर मजहबी आ गया ना। हाँ, मैं वही बात करूँगा, को थोड़ा सा टच उसमें मजहबी है। अच्छा, उसमें था कि, और वो ये था कि, और आगे का जो क्वेश्चन है वो इस्लामी शरीय अदालत की तरफ है, मतलब उस कानून की तरफ वो जाता है लेके, वो ये लेके जाता है कि वो पूछता क्वेश्चन ये है कि अगर मौजूद थी तो क्या उस तारीफ में हम तब्दीली करके नई तारीफ वजह कर सकते हैं या उसको चेंज कर सकते हैं? उसका अख्तियार में है, क्योंकि नबी अलैहि सलाम ने जो तारीफ की। ये तीसरा, मैं सिर्फ बहस नहीं कर रहा, सिर्फ बता रहा हूँ कि ये क्या था। वही तो नहीं जिसमें आपके मज़हब में अहादीस भी 3 बयान हुई हैं। मैं वो बताता हूँ, मुसलमान की तारीफ जो है। जी। हाँ, नहीं, वो तो हम तो रोज इस बातों पे बहस करते हैं ना। नहीं, मज़हब की बात कर रहा हूँ क्या कि उसके अंदर ये 3 अहादीस लिखी भी गई है। मेरा ख्याल है बिल्कुल लिखी गई है, लिखी गई होंगी, आगे जाके लिखी गई होंगी। मैं तो 29 में, क्योंकि मैंने बताया ना, मैं उसको कानूनी डॉक्यूमेंट के तौर पे पढ़ रहा हूँ। क्योंकि पहले सेशन, तीसरे सेशन में जब बात होती है ना, तीसरे दूसरे तीसरे सेशन में, तो वहाँ पे फिर वो महज़रनामे का रेफरेंस देते हैं और गालिबन ये फिर वो उसको मुकम्मल तौर पे वो पढ़ते हैं कि जो महज़रनामे में उन्होंने 3 हदीस भी बयान किया मुसलमान की तारीफ के हवाले से। हाँ, वो ये है कि जिसने किबला की तरह नमाज की, नमाज पढ़ी, हमारा ज़बिया खाया, वो वाली हदीस है उसमें। इसके ऊपर जो दूसरी वो भी है फराइज के हवाले से, कौन कौन से फर्ज अदा करे कोई मुसलमान। बिल्कुल। अच्छा, वो तो हम बहस करते रहते हैं, हम उसकी तरफ नहीं जा रहे क्योंकि ये कानूनी डॉक्यूमेंट है, तो बहस। अच्छा, चौथा क्वेश्चन भी जो है रेज किया गया था उस महज़रनामे में, वो उसको अपना पाकिस्तान असेंबली को एड्रेस किया गया था कि इसका भी जवाब हमें आप इसका जो भी इसको एड्रेस कर दें। और वो चौथा सवाल ये था कि क्या खातमुन नबीयीन को ना मानने वाला शख्स इस्लामी शरीयत, अगर कोई शख्स इस्लामी शरीयत में खातमुन नबीयीन नहीं मानता तो क्या वो काफिर हो जाता है? और अगर हो जाता है तो मतलब इसको डिस्कस किया जाए, मतलब जो भी आगे है पैराडाइम्स। तो ये बेसिकली 4 क्वेश्चंस थे, जो पहले तो 2 जो है वो टिपिकल बल्कि स्ट्रिक्टली आईनी क्वेश्चंस है। बिल्कुल। तो तीसरे और चौथे जो है ये थोड़े अकायद को भी टच करते हैं, लेकिन ये भी इस्लामी ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और इस तनाजुर में एक तो जो महज़रनामे में रेफरेंसेस है, एक तो आर्टिकल 8 का हवाला दिया गया है और एक आर्टिकल 20 के ऊपर बात हुई है। आर्टिकल 20 की बात की गई, आर्टिकल 20 फिर जो ह्यूमन राइट्स में वो चार्ल्स मलिक लेबनान है, उनका जो ह्यूमन राइट्स का जो ड्राफ्ट तैयार करवाने में हेल्प की थी,